नमस्कार साथियों, नव वर्ष की आप सभी लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं। मेरा नाम है चंद्रलोक भारती और आप लोग हमसे जुड़े हैं क्लास अगेन सब की कक्षा पे। साथियों, आज के इस वीडियो में यानी कि नव वर्ष का ये हमारा पहला दिन है, 2026 का ये हमारा पहला दिन है। आज हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं 2025 में। 2025 खत्म हो चुका है और खत्म होते होते भारत को एक नई सौगात मिली है। सौगात ये है कि भारत अब दुनिया का चौथा सबसे बड़ा अर्थव्यवस्था बन गया है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग इसी विषय के ऊपर चर्चा करने जा रहे हैं। तो साथियों, साल 2025 भारत की अर्थव्यवस्था के लिए एक ऐतिहासिक साबित हुआ। इस साल यानी कि 2025 में हम जापान को पीछे छोड़कर दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गए। दूसरी तिमाही यानी कि सेकेंड क्वार्टर में जीडीपी ग्रोथ रेट बढ़कर 8.2% रही। नवंबर में खुदरा महंगाई दर गिरकर 0.71% पर आ गई। वहीं नवंबर में बेरोजगारी दर कम होकर 4.7% रह गई, जो अप्रैल 2025 के बाद का सबसे निचला स्तर है। देश में ग्रोथ रेट ऊंची है और महंगाई बेहद कम। इसे गोल्डीलॉक्स पीरियड कहा जाता है। यानी कि जब देश में ग्रोथ रेट ज्यादा हो और महंगाई काफी कम हो, तो इसको हम लोग गोल्डी लॉक्स पीरियड कहते हैं। तो अभी हम लोग गोल्डी लॉक पीरियड में हैं। भारत फिलहाल दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई है। सबसे पहले स्थान पर अमेरिका है, जिसमें कि 2750 लाख करोड़ की उनकी जीडीपी है। ट्रिलियंस में अगर देखें तो लगभग 30.6 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी अमेरिका का है। 19.4 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी चाइना का है। जर्मनी तीसरे स्थान पर है, जिसकी इकोनॉमी 5 ट्रिलियन डॉलर की है। और अभी भारत की जो इकोनॉमी है वो 4.18 ट्रिलियन डॉलर की हो गई है, जो कि चौथे स्थान पर है। और पांचवें स्थान पर खिसक गया है जापान, जिनकी इकोनॉमी 4.1 ट्रिलियन डॉलर है। ये इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का डेटा है, यानी कि आईएमएफ के सोर्सेज से ये डेटा जो है मैंने लिया है। तो भारत की जीडीपी का कुल वैल्यूएशन अब 4.1 ट्रिलियन डॉलर हो गया है। और अगर रुपये में हम लोग देखें तो लगभग 350 लाख करोड़ रुपये होता है लगभग में। जापान को पीछे छोड़ने के बाद भारत अगले 2.5 से 3 वर्षों में ये उम्मीद की जा रही है कि जर्मनी को भी पीछे छोड़ देगा और साल 2030 तक भारत की इकोनॉमी, ये अभी अंदाजा लगाया जा रहा है कि 7.3 ट्रिलियन डॉलर तक होने की संभावना है। यानी कि 2030 तक भारत 7.3 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी के साथ दुनिया में तीसरे नंबर पर आ सकता है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने ग्रोथ ट्रेंड को देखते हुए पूरे साल के लिए इसका अनुमान 6.8% से बढ़ाकर 7.3% तक कर दिया है। आम जनता के लिए सबसे बड़ी राहत महंगाई के मोर्चे पर देखने को मिल रहा है। साल 2025 की शुरुआत में खुदरा महंगाई दर यानी कि सीपीआई, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स 4.26% तक रही थी, जो नवंबर तक आते आते 0.71% पर आ गई। खाने पीने की चीजों की कीमतों में गिरावट आई है और इसका गिरावट आना जो है इनका मुख्य कारण रहा। इसी राहत को देखते हुए आरबीआई ने अपनी ब्याज दरों में भी 0.25% की कटौती की है, जिससे अब यह 5.25% पर आ गई है। इससे होम लोन और कार लोन सस्ते होने की उम्मीद है। रोजगार के मोर्चे पर नवंबर का महीना काफी अच्छा रहा। नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस पीएलएफएस के आंकड़ों के मुताबिक देश की कुल बेरोजगारी दर अक्टूबर के 5.2% से घटकर नवंबर में 4.7% तक आ गई। ग्रामीण इलाकों में बेरोजगारी दर घटकर 3.9% पर रह गई है। शहरी महिलाओं में ये दर 9.7% से गिरकर 9.3% पर आई है। ग्रामीण महिलाओं में बड़ी गिरावट देखी गई है, जहां 4% से कम होकर 3.4% तक रह गई है। ग्लोबल चुनौतियों के बावजूद भारत का एक्सपोर्ट बढ़ा है। नवंबर 2025 में मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट 38.13 ट्रिलियन डॉलर रहा, जो साल की शुरुआत में 36.43 ट्रिलियन डॉलर था। सबसे ज्यादा ग्रोथ रेट सबसे ज्यादा ग्रोथ काजू में, फिर मरीन प्रोडक्ट्स में और इसके बाद इंजीनियरिंग गुड्स में देखी गई। सर्विस एक्सपोर्ट्स में भी 8.65% बढ़कर 270 बिलियन डॉलर के पार पहुंच गई। भारत का विदेशी मुद्रा भारत का विदेशी मुद्रा भंडार भी 686.2 बिलियन डॉलर पर है, जो 11 महीने के आयात के लिए काफी है। दुनिया की तमाम बड़ी रेटिंग एजेंसियों ने भारत के ग्रोथ अनुमान को बढ़ाया है। फिच की अगर बात करें तो वित्त वर्ष 2026 के लिए
7.4% ग्रोथ का उन्होंने अनुमान लगाया। उसी प्रकार से एशियन डेवलपमेंट बैंक ने 2025 के लिए 7.2% का अनुमान लगाया है। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने 2025 के लिए 6.6% के ग्रोथ रेट का दावा किया है। मूडीज की बात करें तो मूडीज ने भारत को G20 देशों में सबसे तेज बढ़ने वाली इकोनॉमी बताया है। सरकार ने भी कहा है कि भारत 2047 तक उच्च मध्यम आय वाला देश बनने के लक्ष्य की ओर बढ़ रहा है। इसके लिए आर्थिक वृद्धि, संरचनात्मक सुधार और सामाजिक प्रगति को आधार बनाया जा रहा है। बयान में कहा गया कि महंगाई अभी नियंत्रण में है और तय सीमा से नीचे है। बेरोजगारी धीरे धीरे कम हो रही है और देश के निर्यात में लगातार सुधार हो रहा है। इसके साथ ही आर्थिक हालात ठीक हैं। कारोबारियों को बैंक से आसानी से कर्ज मिल रहा है। बाजार में मांग बनी हुई है और शहरों में लोगों के खर्चे बढ़ने से खरीद फरोख्त को सहारा मिल रहा है। इकोनॉमी की हेल्थ को ट्रैक करने के लिए जीडीपी का इस्तेमाल होता है। ये देश के भीतर एक तय समय में बनाए गए सभी गुड्स और सर्विसेज की वैल्यूज को दिखाता है। इसमें देश की सीमा के अंदर रहकर जो विदेशी कंपनियां प्रोडक्शन करती हैं और उन्हें भी शामिल किया जाता है। जीडीपी दो तरह की होती है, रियल जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी। रियल जीडीपी में गुड्स और सर्विस की वैल्यू का कैलकुलेशन बेस ईयर की वैल्यू या स्टेबल प्राइस पर किया जाता है। फिलहाल जीडीपी को कैलकुलेट करने के लिए बेस ईयर 2011-12 लिया गया है। वहीं नॉमिनल जीडीपी को का कैलकुलेशन करंट प्राइस पर किया जाता है। आप लोग कमेंट बॉक्स में हमें बताइए कि जो ये जीडीपी के लिए जो कैलकुलेशन ईयर जो बेस ईयर है उसको चेंज किया गया है, तो चेंज करके कौन से ईयर को किया गया है, आप लोग कमेंट बॉक्स में हमें बताइए। तो जीडीपी कैलकुलेट कैसे होता है? तो जीडीपी को कैलकुलेट करने के लिए एक फॉर्मूले का इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें हम लोग जो प्राइवेट कंजम्पशन है उसको लेते हैं, फिर जो गवर्नमेंट स्पेंडिंग है उसको लेते हैं, और इन्वेस्टमेंट है उनको लेते हैं, और जो भी नेट एक्सपोर्ट्स हैं, नेट एक्सपोर्ट्स यानी कि कुछ सामान हम लोग इंपोर्ट करते हैं, कुछ एक्सपोर्ट करते हैं, तो एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट जो होता है दैट इज नेट एक्सपोर्ट। तो नेट एक्सपोर्ट जो है इन सभी के वैल्यूज को हम लोग जोड़ लेते हैं, और जोड़ने के बाद जो भी वैल्यू निकलता है दैट इज ओनली जीडीपी। जीडीपी को घटाने या बढ़ाने के लिए चार इंपॉर्टेंट इंजन होते हैं। पहला है आप और हम। आप जितना खर्च करते हैं वो हमारी इकोनॉमी में योगदान देता है। दूसरा है प्राइवेट सेक्टर की बिजनेस ग्रोथ, ये जीडीपी में 32% योगदान देती है। और तीसरा है सरकारी खर्च, इसका मतलब है गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस करने में सरकार कितना खर्च कर रही है, इसका जीडीपी में 11% योगदान है। और चौथा है नेट डिमांड, इसके लिए भारत के कुल एक्सपोर्ट्स को कुल इंपोर्ट से घटाया जाता है, क्योंकि भारत में एक्सपोर्ट्स के मुकाबले इंपोर्ट ज्यादा है, इसलिए इसका इम्पैक्ट जीडीपी पर निगेटिव ही पड़ता है। तो इस तरह से हम लोग देख लिए आज के वीडियो में कि भारत जो है टॉप 5 अर्थव्यवस्था वाले देश में शामिल हो गया है। भारत अब चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। अब इसका एक दूसरा पक्ष भी है। भारत भले ही चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई हो, लेकिन आज भी पर कैपिटा इनकम भारत का बहुत ही ज्यादा कम है। सबसे बड़ी बात है यहाँ पर कैपिटा इनकम को इंक्रीज करना, और जो इनइक्वलिटीज हैं, अमीर और गरीब लोगों के बीच में जो जो गैप है, इस गैप को फिल करना। जब तक गरीब लोगों के जो इनकम है, उनके इनकम के लेवल को हम लोग इंक्रीज नहीं करेंगे, तब तक इस बात का कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा कि हम चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बने या पहली सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बने। इस बात का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। आज भी भारत में बहुत सारे गरीब लोग हैं। भारत की जनसंख्या लगभग 140 करोड़ है। तो हमें ये सुनिश्चित करना पड़ेगा कि 140 करोड़ लोगों की जो इनकम है, यानी कि जो पर कैपिटा इनकम है, वो पर कैपिटा इनकम हमें बहुत ज्यादा मतलब हायर लेवल में लेके जाना पड़ेगा। अभी हमारा पर कैपिटा इनकम काफी ज्यादा लो है। बहुत सारे ऐसे गरीब देश हैं, उनसे भी हमारा लो है पर कैपिटा इनकम। तो पर कैपिटा इनकम अगर हम लोग नहीं बढ़ाते हैं तो फिर कोई मायने नहीं रह जाता, कोई मतलब नहीं रह जाता है कि हम चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बने, तीसरी बने, दूसरी बने। इस बात का कोई मतलब नहीं रह जाता है, क्योंकि गरीब तो गरीब ही रह गए, और अमीर लोग जो हैं यानी कि जिनके पास पैसे हैं उनके पास बहुत सारे पैसे और बन रहे हैं। तो
उनके पास इनकम बहुत ज़्यादा मतलब उनके पास सोर्सेस जो हैं या फिर जो इनकम के सोर्सेस हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। वो और ज़्यादा अमीर हो रहे हैं और ज़्यादा धनवान हो रहे हैं। चाहे अपने देश में अंबानी हो, अडानी हो, बिड़ला हो, टाटाज़ हो, कोई भी हो, इन सभी लोगों के इनकम जो हैं वो इंक्रीज़ हो रहे हैं। जबकि गरीब लोगों के इनकम उस रेशियो में इंक्रीज़ नहीं हो पा रहे हैं। तो पर कैपिटा इनकम अभी भी हमारा काफ़ी ज़्यादा लो रह गया है, जिस वजह से इस बात का बहुत ज़्यादा मतलब नहीं रह जाता है। बाकी साथियों लिखिएगा आप लोग अपनी राय, कमेंट बॉक्स में मैं बिल्कुल जानना चाहता हूँ, जीडीपी के ऊपर आप सभी लोगों की राय क्या है? एक बार फिर से आप सभी लोगों को नव वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएँ। साथियों मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो में एक नए और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। नमस्कार, जय हिंद।